स्वागत है आप सभी का जनरल लॉ 24 में। आज हम बात करेंगे एक नए सब्जेक्ट के बारे में और नया सब्जेक्ट है लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963। देखो ये पहली वीडियो है इस सब्जेक्ट के ऊपर, सो वी विल ट्राई टू स्टिक विद द बेसिक्स ऑफ दिस सब्जेक्ट। यानी कि हम इस वीडियो के अंदर कोशिश करेंगे कि हम वो सारी बातें जान पाएँ जिससे हमारा बेसिक इस सब्जेक्ट को लेकर क्लियर हो जाए। यानी कि इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट क्या है, क्यों बनाया गया, वहीं इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई है। वहीं साथ में हम ये भी जानेंगे कि ये लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट जो है ये कौन से प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। वहीं साथ में हम ये भी जानेंगे कि क्या कोई ऐसा केस है जो लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट को डिफाइन करता हो। वहीं साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 जो बनाया गया था उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या है। वही इसके साथ साथ हम और भी बहुत कुछ जानेंगे लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट के बारे में इस वीडियो के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले तो सवाल यही उठता है कि लॉ ऑफ लिमिटेशन है क्या। अब लॉ ऑफ लिमिटेशन क्या है, इसको जानने से पहले आप ये समझ लीजिए कि ये जो शब्द है ना लिमिटेशन, इसका मतलब क्या है। जब आप इस शब्द का मतलब जानने के लिए गूगल सर्च करेंगे ना तो आपको कई ढेर सारे सिनोनिम्स मिलेंगे इसके, लेकिन जो कॉमन सिनोनिम होगा जो लिमिटेशन वर्ड को डिफाइन कर रहा होगा वो होगा रेस्ट्रिक्शन, यानी कि किसी भी चीज़ के ऊपर कोई पाबंदी लगा देना। सपोज करो आप दिल्ली में हो और आप मुंबई तक जाना चाहते हो, यानी कि मुंबई आपका डेस्टिनेशन सोर्स है और मुंबई तक पहुंचने के लिए आपके पास 3 रास्ते हैं। आप एयरप्लेन का यूज़ कर सकते हैं, आप रोड का यूज़ कर सकते हैं, आप ट्रेन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बोला कि आप एयरप्लेन का यूज़ नहीं कर सकते, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो आपके 3 रास्ते थे मुंबई तक पहुँचने के लिए उसके ऊपर एक लिमिट लगा दी। आपके जो वो 3 ऑप्शंस थे उन ऑप्शन को कम करके कितने ऑप्शंस कर दिए मैंने, 2 ऑप्शन कर दिए। तो जब आपके ऑप्शन को कोई रूल्स या फिर कोई सर्कमस्टेंसेस कम कर देते हैं या फिर आपके ऑप्शंस के ऊपर लिमिट लगा देते हैं तो उसी को कहते हैं हम लिमिटेशन, ठीक है। अब ये जो वर्ड लिमिटेशन है ना, इसका मतलब हमें समझ में आ गया। अब यही लिमिटेशंस जब हमारे ऊपर किसी लॉ के तहत इम्प्लीमेंट की जाती हैं तो उसी को कहते हैं ना लॉ ऑफ लिमिटेशन। अब लॉ क्या है, अब बंच ऑफ रूल इज इक्वल टू लॉ। लॉ के अंदर क्या होते हैं, कई ढेर सारे रूल्स होते हैं, उन्हीं रूल्स से बनता है लॉ। अब वही रूल्स जब हमारे ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं तो उसी को कहेंगे ना लॉ ऑफ लिमिटेशन, ठीक है। तो लॉ ऑफ लिमिटेशन क्या है वो तो हमें समझ में आया, लेकिन सवाल ये है हमारे यहाँ जितने भी लॉ एप्लीकेबल है ना वो सारे के सारे लॉ हमारे ऊपर कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस ज़रूर लगाते हैं। जब वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस दे रखी हैं तो अलग से लॉ ऑफ लिमिटेशन क्यों बनाया है, ये कौन से लिमिटेशन के बारे में बात करता है। तो ये जो लॉ ऑफ लिमिटेशन है ना ये टाइम पीरियड के बारे में बात करता है। यानी कि आप कोर्ट में जब केस लेकर आते हैं तो उसकी एक समय सीमा बता दी गई लिमिटेशन के अंदर कि आपको इतना टाइम पीरियड मिलेगा अपना केस कोर्ट में लाने के लिए, या फिर आपका कोई केस चल रहा है उस केस में कोई एप्लीकेशन फाइल करना चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग भी लॉ ऑफ लिमिटेशन में टाइम पीरियड बता दिया कि इतने टाइम पीरियड में ही आपको वो एप्लीकेशन कोर्ट में सबमिट करनी पड़ेगी, उसके बाद नहीं होगी। या फिर आपका केस का कोई जजमेंट आया, उस जजमेंट के रिगार्डिंग आपको हायर कोर्ट में अपील करनी है तो उस अपील के रिगार्डिंग भी इस लिमिटेशन एक्ट के अंदर टाइम पीरियड बता दिया गया, ठीक है। तो यानी कि एक समय सीमा बता दी गई कि आपको कोई केस लाना है या कोई एप्लीकेशन दाखिल करनी है या फिर हायर कोर्ट में अपील लगानी है, तो एक समय सीमा है, उसी समय के अंदर आपको कोर्ट के अंदर ये सारी चीज़ें दाखिल करनी होंगी, ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो अभी हमने पीछे एक एग्जाम्पल लिया था कि सपोज करो आप दिल्ली में हैं और मुंबई जाना चाहते हैं और आपके पास 3 रास्ते हैं मुंबई तक पहुंचने के लिए। उसमें से मैंने एक रास्ते के ऊपर रोक लगा दी कि आप एयरप्लेन का यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। देखो ये तो सिंपल लिमिटेशन हो गई, एक जनरल लिमिटेशन हो गई। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि दोपहर 3 बजे तक अगर आप आ जाते हैं तो आप एयरप्लेन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मुंबई तक पहुंचने के लिए। अब मैंने यहाँ क्या किया, आपको एक टाइम पीरियड दे दिया, ठीक है ना। मैंने आपको बता दिया कि दोपहर 3 बजे से पहले आप इन तीनों ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन दोपहर 3 बजे के बाद आप केवल ट्रेन का यूज़ कर सकते हैं या फिर
रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं मुंबई तक पहुंचने के लिए। आपको एयरप्लेन का यूज़ नहीं करने दिया जाएगा मुंबई तक पहुंचने के लिए, ठीक है ना। तो वही लिमिटेशन पीरियड भी करता है। आपको केस लाना है, सपोज करो रिकवरी ऑफ मनी का केस लाना है, तो रिकवरी ऑफ मनी का केस लाने के लिए टोटल 3 साल का टाइम पीरियड मिलता है आपको। अब उस 3 साल के अंदर आप रिकवरी ऑफ मनी के रिगार्डिंग जो केस लाना चाहते हैं वो कोर्ट में केस लेकर आ गए, तो फिर तो आपका केस कोर्ट के अंदर दाखिल मान लिया जाएगा। लेकिन 3 साल के बाद लाते हैं तो फिर वो केस कोर्ट के अंदर दाखिल नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि जो ये वाला लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट है 1963 वाला, ये किस लिए बनाया गया है, ठीक है। ये सब तो ठीक है कि हमको केस लाना है तो इतना समय है, हमको अपील करनी है कोर्ट में तो इतना समय है, किसी केस के अंदर कोई एप्लीकेशन लगानी है तो इतना समय है, वो तो समझ में आ गया। लेकिन सवाल ये है कि केस करना या फिर कोर्ट के अंदर कोई एप्लीकेशन लगाना या फिर किसी केस की अपील करना, वो तो हमारा राइट है ना। और लॉ ऑफ लिमिटेशन तो हमारा वो राइट छीन रहा है। और जो भी लॉ या फिर जो भी एक्ट हमारा वो राइट छीनता है वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, वो तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो अब इस बात का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे डाइंग वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस में दिया था। ये केस आया था 1958 के अंदर। देखो इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये लॉ ऑफ लिमिटेशन है ना, ये आपके रेमेडी को खत्म करता है, ये आपके राइट को खत्म नहीं करता। आप दिल्ली में हैं, आप मुंबई जाना चाहते हैं, आप जा सकते हैं। दोपहर 3 बजे के बाद आएंगे तो आपको एयरप्लेन का यूज नहीं करने दिया जाएगा, लेकिन आप ट्रेन का इस्तेमाल करके मुंबई तक जा सकते हैं, आप रोड का इस्तेमाल करके मुंबई तक जा सकते हैं। आप जो मुंबई जाना चाहते हैं, आपका राइट है मुंबई तक जाने का, उसको खत्म नहीं किया है, केवल एक तरीका खत्म कर दिया मुंबई तक पहुंचने का। उसी तरीके से सपोज कीजिए एक ए पर्सन है, उससे 50,000 रुपये लेने थे, तो आप उसके अगेंस्ट रिकवरी ऑफ मनी का केस डालेंगे कोर्ट में। अब उस रिकवरी ऑफ मनी का केस कोर्ट में लाने के लिए आपको 3 साल मिलेंगे। 3 साल में आप कोर्ट के अंदर केस ले आते हैं तो आप ए से अपने 50,000 रुपये ले सकते हैं, लेकिन 3 साल बाद आप कोर्ट में केस नहीं ला सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो ए से 50,000 रुपये का डिमांड कर रहे थे वो डिमांड खत्म हो जाएगी। आपका जो राइट था ए से 50,000 रुपये लेने का वो खत्म नहीं होगा। आप किसी और तरीके से अपने पैसे ए से ले सकते हैं, लेकिन अब आप कोर्ट में नहीं जा सकते, है ना। तो आपको समझ में आया कि लॉ ऑफ लिमिटेशन जो है वो आपके राइट को ख़त्म नहीं करता, वो केवल आपका जो राइट तक पहुंचने का तरीका था एक, उसको ख़त्म कर देता है, ठीक है। देखो लॉ ऑफ लिमिटेशन क्या है, किस तरीके के रेस्ट्रिक्शन लॉ ऑफ लिमिटेशन लगाता है वो तो हमने जान लिया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इनको बनाया ही क्यों गया, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि इन्हें बनाना पड़े। तो इनको क्यों बनाया गया है, इसके पीछे 2 प्रिंसिपल हैं। यानी कि जो लॉ ऑफ लिमिटेशन हम पढ़ेंगे वो क्यों बनाया गया है, वो 2 प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड है। वो 2 प्रिंसिपल कौन से हैं उसको हम देख लेते हैं। देखो अब ये 2 प्रिंसिपल में से जो पहला प्रिंसिपल है वो हमसे कहता है कि राज्य के लिए ये ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं जाकर एक समय के बाद लिटिगेशन रुक जाए, क्योंकि अगर लिटिगेशन एक समय के बाद नहीं रुकेगी ना तो कोर्ट के ऊपर बर्डन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और उस बर्डन से होगा ये कि जो स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर है वो अनसर्टेन हो जाएगा, जिसकी वजह से जस्टिस कहीं ना कहीं सफ़र करेगी और लोगों को जस्टिस नहीं मिल पाएगा। पहला प्रिंसिपल समझने के बाद अब हम बात करते हैं अपने दूसरे प्रिंसिपल के बारे में। तो देखो दूसरा प्रिंसिपल हमसे सिंपली केवल इतना कहता है कि कानून केवल उन लोगों की मदद करता है जो अपने राइट को जान रहे हैं, जिनको पता है कि उनके राइट क्या है। कोर्ट केवल उनकी मदद करता है, उनकी मदद कोर्ट कभी नहीं करता जो सो रहे हैं, 15 साल बाद 20 साल बाद आराम से कोर्ट में उठ के आ रहे हैं। क्योंकि कोर्ट को भी कहीं ना कहीं लगता है कि जब कोई पर्सन 15 या 20 साल बाद अपने केस को लेकर आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो अपने राइट के डिमांड करने के लिए नहीं आ रहा, वो रिवेंज लेने के लिए आ रहा है सामने वाले पर्सन से। इसीलिए लिमिटेशन पीरियड एक टाइम बार फिक्स कर देता है कि इसी टाइम के अंदर आपको लेकर आना है अपना केस, तो लेकर आइए, उसके बाद हम अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये 2 प्रिंसिपल हैं जिसके ऊपर लॉ ऑफ लिमिटेशन बेस्ड है।
सो लॉ ऑफ लिमिटेशन के बेसिक्स के बारे में हमने जान लिया कि लॉ ऑफ लिमिटेशन क्या है, किस तरीके के लिमिटेशन से हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट करता है, और वहीं साथ में जान लिया कि कौन से प्रिंसिपल्स हैं जिसके ऊपर लॉ ऑफ लिमिटेशन बेस्ड है। अब सवाल उसके बाद ये है कि इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई। सबसे पहली बारी लॉ ऑफ लिमिटेशन कहाँ देखा गया और इंडिया में कैसे आया, और जब ये इंडिया में आया तो उसके बाद इसकी डेवलपमेंट्स कैसे की गई। ठीक है, सो देखो, जब दुनिया की बात करें कि दुनिया में सबसे पहले लॉ ऑफ लिमिटेशन कहाँ आया, तो सबसे पहले आपको लॉ ऑफ लिमिटेशन इंग्लैंड के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन जिस तरीके का लिमिटेशन एक्ट हम आज पढ़ रहे हैं, या फिर जिस तरीके का लिमिटेशन एक्ट इंग्लैंड में आज की डेट के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया है, वो बिल्कुल ही अलग है। जो पहली बारी इंग्लैंड में बना था वो 1623 में बना था, जेम्स स्टैट्यूट उसका नाम था। पहली बात तो नाम ही चेंज था, और दूसरा ये कि जो ये जेम्स स्टैट्यूट था ना, ये बना किसी और पर्पस के लिए था। लेकिन जो लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट के अंदर हम पढ़ते हैं ना, टाइम को लेकर लिमिटेशन, वो जेम्स स्टैट्यूट के अंदर हमें देखने को मिली थी। तो हम ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं जो ये लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट है ना, ये अपना ओरिजिन लेता है जेम्स स्टैट्यूट से। लेकिन हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो इंडिया में लॉ ऑफ लिमिटेशन के रिगार्डिंग जो सबसे पहला अटेम्प्ट किया गया था ना, वो किया गया था 1859 में। एक्चुअली जो लॉ ऑफ लिमिटेशन है उसके डेवलपमेंट के रिगार्डिंग कोई भी सवाल आएगा तो वो प्रीलिम्स में आएगा, 1 नंबर का आएगा। ठीक है, तो अगर प्रीलिम्स में सवाल आता है कि इंडिया के अंदर पहला अटेम्प्ट कौन से साल में किया गया था लॉ ऑफ लिमिटेशन के रिगार्डिंग, तो वो था 1859। और ये अगर सवाल आता है कि कौन सी कमीशन थी और उसने अपनी कौन सी रिपोर्ट में लॉ ऑफ लिमिटेशन का जिक्र किया था, तो सेकेंड लॉ कमीशन थी, उसने 3rd रिपोर्ट में लॉ ऑफ लिमिटेशन का जिक्र किया था। ठीक है, अब इसको इम्प्लीमेंट कब करवाया गया था? इम्प्लीमेंट 1862 में हुआ था, लेकिन काफ़ी टाइम तक ये चला नहीं, और इसको हटा के एक नए अटेम्प्ट के थ्रू 1871 में दोबारा से एक नया लॉ ऑफ लिमिटेशन इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट किया गया। लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा दिन चला नहीं, तो इसको हटा के एक नया लेकर आए लॉ ऑफ लिमिटेशन 1877 में। ठीक है, उसके बाद ये जो 1877 वाला लॉ ऑफ लिमिटेशन था ना, ये कुछ साल चला, लेकिन उतना अच्छा कारगर साबित नहीं हुआ। उसकी वजह से इसको एक बारी दोबारा से हटाया गया और एक नया ड्राफ्ट इम्प्लीमेंट किया गया, जो 1908 में इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट हो गया। एक्चुअली 1908 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, इसके अंदर कई ढेर सारे लॉ बने थे जो आज भी चल रहे हैं। उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है CPC, जो बताता है प्रोसीजर के बारे में, उन केसेस के रिगार्डिंग जो सिविल नेचर के हैं। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि 1908 में जो अंग्रेजों ने हमारे लिए लॉ ऑफ लिमिटेशन बनाया, वो एक उनका लास्ट अटेम्प्ट था। तो पहला अटेम्प्ट 1859 और अंग्रेजों का लास्ट अटेम्प्ट हमारे लिए लॉ ऑफ लिमिटेशन बनाने का, वो है 1908। क्योंकि इसके बाद जब दोबारा लॉ ऑफ लिमिटेशन बना, तो उस लॉ ऑफ लिमिटेशन को हमारी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट ने हमारे इंडिपेंडेंट लोगों के लिए बनाया, और वो कब बनाया गया? 1963 में, जो आज हम करेंटली पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब ये जो 1963 वाला एक्ट था ना, ये 5 अक्टूबर 1963 में बनाया गया। यानी कि 5 अक्टूबर 1963 के दिन इस लॉ ऑफ लिमिटेशन को अपना अस्तित्व मिला। यानी कि यही वो दिन है जिस दिन तब के प्रेसिडेंट ने लॉ ऑफ लिमिटेशन के बिल को साइन करके एक एक्ट बना दिया था। ठीक है, उसके बाद सवाल ये है कि इसको एनफोर्स कब कराया गया? तो इसको एनफोर्स कराने का ईयर था 1964, और कौन सा दिन था? 1 जनवरी 1964। तो इन एंड ऑल शॉर्ट में समझे तो सबसे पहले इंग्लैंड में लॉ ऑफ लिमिटेशन देखने को मिलता है। हालांकि एकदम अलग उसका प्रारूप था, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि हाँ, सबसे पहले इंग्लैंड में देखने को मिला। किस फॉर्म में देखने को मिला? एक जेम्स स्टैट्यूट था जिसके अंदर लॉ ऑफ लिमिटेशन की एक झलक देखने को मिलती है। साल था 1623। इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो पहला अटेम्प्ट था 1859, उसके बाद कई अटेम्प्ट किए गए, और लास्ट अटेम्प्ट था 1908। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इंडिया के लोगों के लिए 1963 में बनाया। ये वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज जो हम लॉ ऑफ लिमिटेशन पढ़ रहे हैं वो यही वाला पढ़ रहे हैं। तो इसके रिगार्डिंग सवाल पूछ सकते हैं कि इसका इनैक्टमेंट डेट कौन सा था, यानी कि किस दिन इसको अपना अस्तित्व मिला। वो था 5 अक्टूबर 1963। उसके बाद एनफोर्समेंट डेट वो थी 1964, दैट इज 1 जैन 1964। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट
ऑफ लॉ ऑफ लिमिटेशन। अब हम बात करें लॉ ऑफ लिमिटेशन के बारे में कि किस टाइप का लॉ है। देखो इंडिया के अंदर जब हम बात करते हैं तो इंडिया के अंदर टोटल 2 प्रकार के लॉ हैं, एक सब्सटेंटिव नेचर के और एक है प्रोसीजरल नेचर के। देखो सब्सटेंटिव नेचर के वो लॉ होते हैं जो किसी एक्ट को डिफाइन करते हैं और उसके साथ बताते हैं कि अगर वो वाला एक्ट किसी पर्सन ने किया तो उसके लिए उसकी क्या लायबिलिटी बनेगी या फिर उसको उस एक्ट के लिए क्या पनिशमेंट मिलेगी, लेकिन उस पर्सन को कैसे पनिशमेंट मिलेगी वो बताता है प्रोसीजरल लॉ। ठीक है, तो हमारा जो ये लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट है ना, ये हमारा प्रोसीजरल लॉ है। और दूसरा हम बात करें तो दूसरा ये एग्जॉस्टिव कोड है। एक और क्लासिफिकेशन इंडियन लॉज की, तो 2 तरीके के लॉज होते हैं, एक नॉन एग्जॉस्टिव और एक होता है एग्जॉस्टिव। नॉन एग्जॉस्टिव एक्ट वो होते हैं जो किसी दूसरे लॉ के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, इंडियन सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, हालांकि इंडियन हटा दिया गया है, अब केवल सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है। तो ये दोनों किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये अपना एसेंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से प्राप्त करते हैं, तो इसीलिए ये दोनों एक्ट नॉन एग्जॉस्टिव एक्ट हैं। लेकिन जो हमारा लॉ ऑफ लिमिटेशन है ना, ये किसी दूसरे एक्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसीलिए ये वाला एक्ट यानी कि लॉ ऑफ लिमिटेशन इज एन एग्जॉस्टिव कोड। ठीक, देखो लॉ ऑफ लिमिटेशन के ज़्यादातर बेसिक्स के बारे में हमने जान लिया, लेकिन कुछ और फैक्ट्स भी हैं जिनको जानना ज़रूरी है लॉ ऑफ लिमिटेशन को समझने के लिए। देखो सबसे पहले फैक्ट के बारे में बात करें तो सबसे पहला फैक्ट ये कहता है कि जो हमारा लॉ ऑफ लिमिटेशन है ना, ये इनिशियल प्रोसीडिंग पे लागू होता है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं। देखो जब कोई केस कोर्ट के अंदर आता है तो वो कोर्ट की ड्यूटी है कि वो चेक करे कि जो केस उसके पास आया है उसका लिमिटेशन पीरियड ख़त्म हो चुका है या फिर ख़त्म नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन अगर कोर्ट को पता नहीं चल पाता है कि उस केस का लिमिटेशन पीरियड ख़त्म हो चुका है या नहीं हुआ है और किसी भी कारणवश उस केस का प्रोसीडिंग चालू हो जाता है कोर्ट में, यानी कि कोर्ट उस केस के रिगार्डिंग जो भी सुनवाई होनी होती है वो स्टार्ट कर देती है, प्रोसीडिंग चालू हो गई, तो फिर अब डिफेंडेंट कोर्ट की प्रोसीडिंग के बीच में आके ये नहीं कह सकता कि सर इस केस का लिमिटेशन पीरियड ख़त्म हो चुका है तो आप इस केस को डिसमिस कर दीजिए। ठीक है, वहाँ पे लिमिटेशन एक्ट लागू फिर नहीं होगा। ठीक है, शुरुआत में ही केस को डिसमिस किया जाता है जिस केस का लिमिटेशन पीरियड ख़त्म हो चुका है। प्रोसीडिंग के बीच में किसी भी केस को इस बेसिस पे डिसमिस नहीं किया जाता कि उसका लिमिटेशन पीरियड ख़त्म हो चुका है। ठीक है, दूसरा ये कि इसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है। देखो यानी कि जिस दिन से ये इंडिया के अंदर लागू हुआ है उस दिन से जो भी केसेस आएंगे उन केसेस के ऊपर लॉ ऑफ लिमिटेशन लागू होगा, उससे पहले वाले केसेस के ऊपर लॉ ऑफ लिमिटेशन लागू नहीं होगा। ठीक है, तीसरा फैक्ट है कि ये कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। देखो 3 तरीके के लिस्ट होते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। पहला तो स्टेट लिस्ट होता है, दूसरा यूनियन लिस्ट होता है और तीसरा होता है हमारा कॉन्करेंट लिस्ट। जो हमारा स्टेट लिस्ट होता है ना, उस लिस्ट के अंदर वो वाले सब्जेक्ट आते हैं जिन सब्जेक्ट्स के ऊपर केवल स्टेट अमेंडमेंट कर सकता है, और जो सब्जेक्ट्स यूनियन लिस्ट के अंदर आते हैं उन सब्जेक्ट के रिगार्डिंग अमेंडमेंट्स या फिर कुछ चीज़ नई लानी है, कोई नए एक्ट बनाने हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। लेकिन जो कॉन्करेंट लिस्ट वाले सब्जेक्ट होते हैं ना, उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही अमेंडमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई नया लॉ लाना है, कोई नया एक्ट बनाना है तो वो लोग कर सकते हैं। यूनियन करेगी तो पूरे इंडिया पे लागू होगा, स्टेट करेगी तो जिस स्टेट ने किया है अमेंडमेंट या फिर कोई नई चीज़ लाई है उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, तो उसी स्टेट पे होगा अप्लाई जिस स्टेट ने उस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कुछ चेंजेस किए हैं। ठीक है, अब देखो जो लॉ ऑफ लिमिटेशन है ना, वो केवल प्लेंटिफ के ऊपर एप्लीकेबल होता है, डिफेंडेंट के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, अगर जैसे प्लेंटिफ कोई केस लेकर आया तो उस केस में देखा जाएगा कि वो केस के अंदर जो प्लीडिंग्स दी गई है प्लेंटिफ द्वारा, क्या वो प्लीडिंग टाइम पीरियड बार तो नहीं कर रही, यानी कि लिमिटेशन पीरियड उनका खत्म तो नहीं हो गया है। लेकिन अगर उस प्लेंटिफ की प्लीडिंग के अगेंस्ट डिफेंडेंट अपनी डिफेंस में प्लीडिंग लेकर आता है, यानी रिटन स्टेटमेंट कोर्ट में दाखिल करता है, तो उस रिटन स्टेटमेंट के ऊपर लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होगा। लेकिन 2 एक्सेप्शंस हैं, काउंटर क्लेम और सेट ऑफ।
अगर डिफेंडेंट अपने डिफेंस में यानी कि अपनी रिटन स्टेटमेंट में काउंटर क्लेम या फिर सेट ऑफ का जिक्र करता है तो फिर वहां पे लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट लागू होगा। देखो काउंटर क्लेम क्या होता है, सेट ऑफ क्या होता है, इसको एक एग्जांपल से मैं बता देता हूं, बाकी इसको हम सीपीसी के अंदर पढ़ेंगे। सीपीसी का कौन सा ऑर्डर है, ऑर्डर नंबर 8, ठीक है। देखो अगर जितनी डिमांड प्लेंटिफ कर रहा है अगर उससे ज्यादा डिमांड डिफेंडेंट कर रहा है तो वो काउंटर क्लेम, जितनी डिमांड प्लेंटिफ कर रहा है अगर उससे कम डिमांड डिफेंडेंट कर रहा है तो उसे हम सेट ऑफ कहेंगे। देखो जो भी अभी तक हमने लॉ ऑफ लिमिटेशन के बारे में पढ़ा वो सारा का सारा उन केसेस के ऊपर एप्लीकेबल होगा जो सिविल नेचर के हैं, उन केसेस के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा जो क्रिमिनल नेचर के हैं, यानी कि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स पे लॉ ऑफ लिमिटेशन एप्लीकेबल नहीं होता। देखो लॉ ऑफ लिमिटेशन किस बारे में बात करता है, लॉ ऑफ लिमिटेशन एक टाइम पीरियड को लेकर बात करता है कि इतने समय में आप केस लेकर आ सकते हैं कोर्ट में, उसके बाद आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के हिसाब से अगर एक बारी क्राइम हो गया तो वो ख़त्म नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि 3 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद अगर उस केस को कोर्ट में लेकर जाया जाएगा तो कोर्ट मना कर देगा कि लिमिटेशन पीरियड ख़त्म हो चुका है, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए क्रिमिनल प्रोसीडिंग के ऊपर लॉ ऑफ लिमिटेशन एप्लीकेबल नहीं होता। हालांकि अगर किसी प्रोविज़न में बताया गया है स्पेसिफिकली कि वो प्रोविज़न क्रिमिनल प्रोसीडिंग पे लागू होगा तो फिर लॉ ऑफ लिमिटेशन उस सर्कमस्टेंसेज में क्रिमिनल प्रोसीडिंग पे लागू हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा क्रिमिनल प्रोसीडिंग पे लॉ ऑफ लिमिटेशन लागू नहीं होगा, ठीक है। सेम उसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल रिट्स जो होती हैं, जो कोर्ट के अंदर आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत लाई जाती हैं, उन रिट पिटीशन के ऊपर भी लॉ ऑफ लिमिटेशन लागू नहीं होता, क्योंकि वो रिट पिटीशंस ना ही सूट की कैटेगरी में आती हैं, ना ही वो अपील की कैटेगरी में आती हैं, ना ही वो एप्लीकेशन की कैटेगरी में आती हैं। इसके अलावा लॉ ऑफ लिमिटेशन का स्कीम क्या है, यानी कि लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट जो बना है 1963 वाला, उसका डिवीज़न किस हिसाब से हुआ है वो एक बारी हम देख लेते हैं। तो टोटल 5 पार्ट के अंदर इसका डिवीज़न है। छोटा सा एक्ट है, टोटल 32 सेक्शन है इसके अंदर, और इसके अंदर आर्टिकल्स बहुत ज़्यादा हैं। टोटल 137 आर्टिकल्स हैं, जहाँ पहले 113 आर्टिकल्स जो हैं वो केसेस के रिगार्डिंग बात करते हैं, और ये जो 113 आर्टिकल्स हैं इनका टोटल 10 पार्ट में डिवीज़न किया गया है। वहीं आर्टिकल्स का जो दूसरा पार्ट है जो स्टार्ट होता है आर्टिकल 114 से एंड ख़त्म होता है 117 पे, ये अपील्स के रिगार्डिंग बात करता है। वहीं जो आर्टिकल्स का थर्ड पार्ट है यानी कि फ्रॉम आर्टिकल 118 टू 137 वो बात करता है एप्लीकेशन के रिगार्डिंग, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द लॉ ऑफ लिमिटेशन, यानी कि ये पूरा एक बेसिक था जो लॉ ऑफ लिमिटेशन के बारे में हमें समझना था। सो आई होप आपको लॉ ऑफ लिमिटेशंस के बेसिक्स के बारे में समझ में आया होगा। अब अपनी अगली वीडियोस से हम स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ लिमिटेशंस के सेक्शंस को पढ़ना।